ये ओके जी, आ रहा है नजर? जी जी, आ गया सर। ठीक है, आप 5 लोग हैं, जिसमें नौशीन है, और कौन है, शाज़ेन। जी सर, बिल्कुल शाहजैन है, शरियात है, मुबश्शिर है और अवैस में नंबर है। अच्छा। अच्छा, वो असद आ जाए तो उन्हें कहिएगा जरा वो शीट यहाँ शेयर कर दें, वो भी खोल के एक बार देख लेंगे, ताकि किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन हो ना, वो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए प्रोजेक्ट के हवाले से, क्योंकि आपने इसके ऊपर काम शुरू करना है। कुछ लोगों ने तो शायद शुरू कर लिया होगा, मैंने कहा तो यही था कि आप शुरू कर लें इसके ऊपर ना काम। अच्छा जी, इसको हम देखते हैं। ये आपके सामने है, अगर आप इसका वो देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वी कैन सी क्या कर रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यू हैव टू सी द इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो आपका आउटकम वेरिएबल होता है, वो एक्चुअली आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इसमें जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है वो क्या है, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। ठीक। अब आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है आर्टिकल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी दिए हैं। यू हैव टू सी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर वो क्या कौन कौन से वेरिएबल ले रहा है। एक बात वो बोल रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो आईवी साइड तो आपकी ये हो गई, ये आपकी आईवीज की साइड हो गई, और ये आपका डीवी हो गया। ठीक है, अब डीवी आपका एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा डीवीज भी हो सकते हैं, और आईवीज तो नॉर्मली हमारे पास एक से ज्यादा ही होते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसमें इसने आईवीज कौन से उठाए हैं और डीवीज कौन से उठाए हैं। ठीक है, ये उनकी स्टॉक एक्सचेंज है वियतनाम की, मेरे ख्याल में ये उनका वो है, कैपिटल है, हो ची मिन, हो ची मिन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दिस हाँ आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। सैंपल इज कंप्रोमाइज ऑफ 69 पब्लिक फर्म्स। उसने जो डाटा लिया है कितनी कंपनीज का लिए, 69 कंपनीज का लिए। आप इसमें हम अपनी कन्वीनियंस के साथ हम इसको देख लेते हैं कैसे हम डाटा उठाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, दीज आर द क्रॉस सेक्शन, फर्म्स क्या होंगे, ये क्रॉस सेक्शन होंगे। हमारा जो अब मैंने जितने भी आर्टिकल दिए हैं ये सारे आपके वो हैं, पैनल डेटा। ये क्रॉस सेक्शन पे है आपकी, क्रॉस सेक्शन जो फर्म्स है, और टाइम जो होता है वो आपका टाइम का वेरिएबल होता है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के लिए। इसमें जो आपका ये क्रॉस सेक्शंस को नॉर्मली हम एन बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शंस को एन बोलते हैं, और जो टाइम होता है नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ क्वार्टर्स वट एवर, इसको टी बोलते हैं। एन टाइम्स टी आप करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास आती हैं, इसमें आप देखें N69 है, और टाइम पीरियड 3 इयर्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस बनेंगी वो कितनी बनेंगी, देख लें। ऑलमोस्ट 200 बनेंगे, 207 बनेंगे। तो हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम ऑब्जर्वेशंस को 200 तक ले जाते हैं, 200 और उससे अबव ले जाते हैं, तो हमें जो नॉर्मेलिटी की कंडीशन है ना, वो हम वॉयलेट कर सकते हैं। यानी डाटा डाटा अगर हमारे पास डाटा सेट नॉर्मल नहीं भी है, नॉर्मेलिटी आप वॉयलेट कर सकते हो। यानी आप ये कहते हैं कि हमारे पास सैंपल साइज इतना बड़ा है कि अगर हम नॉर्मेलिटी ना भी चेक करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 200 से कम होगी, तो फिर आपको नॉर्मेलिटी को एज अ कंडीशन लेना पड़ेगा। जो हम डायग्नोस्टिक्स देखते हैं उसमें एक नॉर्मेलिटी का भी एक डायग्नोस्टिक होता है। वी हैव टू चेक कि हमारा डाटा नॉर्मल है या नहीं है, और स्पेशली आप नॉर्मेलिटी इसकी चेक करते हैं, डीबी की। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। यूजिंग द वेरिएबल कैश कन्वर्जन साइकिल, एक वेरिएबल उसने यूज किया कैश कन्वर्जन साइकिल, सीसीसी। ठीक है,
एज मेजरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की मेजरमेंट के लिए कैश कन्वर्जन साइकिल यूज करें। द रिसर्च आल्सो टेक्स द फॉलोइंग वेरिएबल्स इनटू कंसीडरेशन। ग्रोथ को भी उसने लिया, कैश फ्लो को भी लिया, लिक्विडिटी को भी लिया, रिस्क को भी लिया, लीवरेज को भी लिया। अब ये सारे सबकी जो वैल्यूज है, इवन सीसीसी, ये भी आप कैलकुलेट करके निकालेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल। ये सारे वेरिएबल्स बेसिकली आप कैलकुलेट करेंगे कहाँ से? फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which are proven to have impacts on the firm performance besides working इसके capital अंदर management। leverage जो है वो कंट्रोल वेरिएबल नहीं होगा? जी, अभी हम नीचे देखते हैं ना, अभी तो हमें एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हैं। जब हम मेथोडोलॉजी और उसमें देखेंगे ना, डाटा को देखेंगे और वेरिएबल मेजरमेंट को देखेंगे, तो वहाँ ये मेंशन किया हुआ होगा कि कौन से वेरिएबल्स आपके कंट्रोल है। आप तो रेप्लिका कर रहे हैं ना एक तरह से, जो सेम एनालिसिस है उसको आप रिपीट ही कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि अगर वो आपका एनालिसिस हुआ हुआ है किसी और कंट्री में, तो आपने पाकिस्तान पे करना है। दूसरा, आपने इसका डाटा जो है थोड़ा अपडेट करना है, लेटेस्ट के ऊपर लेके आना। ठीक है, अच्छा जी। ये सारे ले रहे हैं रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए वो कहता है डीवी के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स लिए हैं। वेरिएबल्स कंप्राइज रिटर्न ऑन एसेट्स। आप कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स भी इसको शो करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। रिटर्न ऑन इक्विटी भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है। रिटर्न ऑन सेल्स भी आपका इसी को शो करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो तीन उसने डीवी लिए, आर ओ ए, आर ओ ई और आर ओ एस। अब आपका, हमने ये पढ़ा था कि डीबी तो एक ही होता है मॉडल के अंदर, एक से ज्यादा नहीं होते। इसका मतलब है जितने भी आईवीज हैं हमारे पास, जितने भी आईवीज हैं, वो सारे आईवीज एक डीबी के साथ एक मॉडल बनाएंगे। ये एक मॉडल, फिर ये सारे आईवीज दूसरे के साथ बनाएंगे तो ये दूसरा मॉडल बनेगा। ठीक है, और यही आईवीज जब तीसरे के साथ बनाएंगे तो तीसरा मॉडल बनेगा। इट मींस आपके एक मॉडल के अंदर डीवी एक ही होता है, एक मॉडल के अंदर एक से ज्यादा डीवीज नहीं होते। तो आप जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस चेक कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है आपका, जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं, वो आपका हर मॉडल के अंदर एक ही होगा। तो यहाँ तीन है तो इसका मतलब तीन मॉडल बनेंगे, डीवीज जितने होंगे उतने मॉडल बनेंगे। तो नीचे उन्होंने उसने रिजल्ट्स की का जिक्र किया। हम अभी आगे बढ़ते हैं इससे। मैं आपको नीचे ले जाता हूँ। यानी एक तो ये पार्ट है, यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये एक तरह की समरी होती है हमारी। जो रिसर्चर होता है ना, वो अपनी समरी लिखता है इसके अंदर। अब हम चलते हैं नीचे, इस बाकी पार्ट को आप छोड़ देंगे, ये यहाँ पे आएंगे डाटा एंड मेथोडोलॉजी के अंदर। डाटा एंड मेथोडोलॉजी के अंदर आप देखें तो उसने डिफरेंट इंडस्ट्रीज का डाटा उठाया है, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फूड, बेवरेज और टोबैको। फूड के अंदर बेवरेजेस भी लिया है, टोबैको भी लिया है। एग्रीकल्चर के अंदर इसके अंदर एग्रीकल्चर, फिशरी और फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन लिया है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लें डाटा। हम देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स अवेलेबल हैं, हम उसी हिसाब से अपना डाटा उठा लेंगे। ठीक है, कुछ आप यहाँ से ले लेंगे, कुछ यहाँ से ले लेंगे, कुछ यहाँ से। आप देखेंगे कि हो सकता है हमारे पास जो सेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो, तो हम उस हिसाब से सेक्टर्स का डाटा ले लेंगे। बट यू हैव टू टेल कि आपने जो टोटल डाटा लिया है कितनी कंपनीज का लिया है, और कितनी कंपनीज कितने सेक्टर से आ रही हैं। ये सेक्टर जो है, ये आप समझें कि हमारे जो पाकिस्तान का डाटा होगा उसमें हम पाकिस्तानी सेक्टर्स को देखते हुए पीएसएक्स के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा है, उसके हिसाब से हम उसको अंदर से ले लेंगे। तो फिर इसकी परसेंटेज उसने निकाली है 11/69। तो ये परसेंटेज है, उसने परसेंटेज के हिसाब से बताया कि हाउ मच परसेंटेज डाटा इज, बिकॉज कि जितना भी आपका ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही लग रहा है मुझे। तो इसके अंदर जितना भी आप ले रहे हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन कितने परसेंट है। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे इसी तरह से। ठीक है, द सैंपल ऑफ दिस स्टडी, ये हमने ऑलरेडी ऊपर भी देख लिया। ठीक है, 14 से लेके 16 तक 3 साल का है। बिलोंग टू 5 इंडस्ट्री, 5 इंडस्ट्रीज का लिया। आप 5 की बजाय 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ये मेजर इंडस्ट्रीज को ले लें आप, यानी जो भी हमारी, जैसे टेक्सटाइल है, हमारी भी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री बड़ी है, टेक्सटाइल की है हमारी, वो ले सकते हैं आप। और इसी तरह से आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री है, उसके अंदर से कुछ ले सकते हैं।
तो ये आप खुद से डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी ले रहे हैं, ठीक है। बट आप कोशिश क्या करेंगे, आप लिस्टेड कंपनीज का डाटा लेंगे। जब लिस्टेड कंपनीज का आप डाटा लेते हैं तो लिस्टेड कंपनीज का डाटा जो है आपको मिल जाता है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनीज होती हैं, इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन रखी होती हैं। द चूजन फर्म्स बिलोंग टू 5 इंडस्ट्रीज, ये उसने बताया, ये आप भी ऐसे ही बता देंगे, जो भी इंडस्ट्रीज लेंगे आप, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ वियतनाम स्टॉक। अच्छा खैर, इसको छोड़ें, ये आप अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री, जो लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें से 5 ऊपर से उठा लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आप इसमें क्या करेंगे भी, ये काम भी आप इसी तरह से कर लेंगे। लेकिन सर इतना सारा डाटा निकालने के लिए टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। आपने एक एक करके थोड़ी निकालना है डाटा, अभी आप ये सुन लें, मैं फिर आपको बताता हूँ डाटा आप निकालेंगे कैसे, वो भी यहीं पे मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, द डाटा फॉर दिस स्टडी वर स्कैंडी डाटा, आपका भी स्कैंडी डाटा होगा, सेम कर रहे हैं। और कहाँ से ले रहे हैं, एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग फर्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही लेंगे डाटा, लेकिन सारा डाटा हमें इकट्ठा मिल जाएगा एक ही जगह से। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। फाइनेंशियल रेशियोज इंक्लूडिंग आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट रेवेन्यू ग्रोथ। ग्रोथ कैसे निकालते हैं, ग्रोथ का हमें पता है कैसे निकालते हैं। दिस ईयर की जो आपकी रेवेन्यू होंगे, पिछले साल के रेवेन्यू से माइनस करेंगे, और पिछले साल के रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ग्रोथ आ जाएगी, रेवेन्यू ग्रोथ रेट आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पहले भी डिफरेंस निकाले थे जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ डायग्नोस्टिक्स की, पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट की। कैश रेशो, कैश रेशो कैसे निकालते हैं आपको पता है, कैश डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज टू एसेट्स रेशो, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। जिसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कुछ और भी बोलते हैं, फ्रंट रेशो कहते हैं, ठीक है, फ्रंट रेशो। डीएसओ, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, डेज, ये आपके कैश कन्वर्जन साइकिल की जो रेशियोज होती हैं वो यही होती हैं। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, डेज इन्वेंट्री ऑन हैंड, डीआईओ, ये आपने फाइनेंस के अंदर पढ़ी हुई होंगी ये चीजें, अगर नहीं पढ़ी हुई तो थोड़ा सा इनको आप देख लेंगे, अभी ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप इससे इससे भी देख सकते हैं। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, डेज इन्वेंट्री ऑन हैंड, ठीक है, और डेज परचेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये आप निकालते हैं, इनकी रेशियोज कैसे निकालते हैं, ये भी अभी नीचे यहाँ पे इसी के अंदर दिया हुआ, ठीक है जी। वर्ड डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रॉम दिस वेबसाइट, ठीक है, आपकी पाकिस्तान एक्सचेंज की वेबसाइट से, या मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप डेटा उठाएंगे, वहां से उठा लेंगे। अदर फिगर्स सच एज डेप्रिसिएशन, नेट रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल एसेट्स वर टेकन फ्रॉम द फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये आपका ऑलमोस्ट जितना भी डाटा है, सारा डाटा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है। हाउ यू विल पिक दैट डाटा आई विल टेल यू इन अ व्हाइल, ठीक है। अभी देखें मॉडल वन, एक मॉडल बना आरओई के साथ, हमने कहा था ना कि हर मॉडल में सिर्फ डीवी एक होगा, ये रिस्पॉन्स इसके ऊपर आ रहा है, यानी आपका इन्फ्लुएंस इनका आईवीज का इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। यू आर गेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लाइक दिस, ठीक है, बाकी कर दिया सर। दूसरा आपने लिया तो उसमें आरओए कर दिया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा लेंगे आप तो उसमें आप जो तीसरा आपका आया आरओएस, रिटर्न ऑन सेल्स, वो आप नीचे, ये रिटर्न ऑन सेल्स, ठीक है। नाउ इफ यू सी, आपका जो भी आर्टिकल है उसके अंदर ये बहुत डिटेल के अंदर दिया हुआ है कि जितनी भी रेशियोज इसके अंदर यूज हो रही हैं, जितनी भी रेशियोज यूज हो रही हैं, इनकी उसने कैलकुलेशन दी हुई है। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल मेजरमेंट टेबल कहते हैं, या हम इसको ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं, खासतौर पर प्राइमरी स्टडीज के अंदर हम ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं कि आपने वेरिएबल को यूज कैसे किया, आपने इसकी मेजरमेंट ली कैसे। रिटर्न ऑन एसेट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नेट इनकम आपके पास इनकम स्टेटमेंट से आ जाएगी, टोटल एसेट्स आपके पास कहाँ से आएंगे जी, ये आपके पास बैलेंस शीट से आएंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आएगी, नेट इनकम आपके पास इनकम स्टेटमेंट से आएगी, ओनर इक्विटी आपके पास टोटल इक्विटी जो है ये आपके पास बैलेंस शीट से आएगी। रिटर्न ऑन सेल्स कैसे आएगी, नेट इनकम आपके पास इनकम स्टेटमेंट से आएगी। मम्मी मैंने दिया। प्लीज माइक बंद रखें।
और नेट रेवेन्यू मींस ये नेट सेल्स है आपकी, ठीक है, नेट सेल्स के साथ आप डिवाइड करेंगे, ये भी आपकी इनकम स्टेटमेंट में से आएगी। और ये जो रेशियोज हैं आपकी, कैश कन्वर्जन साइकिल इट इज इक्वल टू डेज इन्वेंट्री ऑन हैंड प्लस डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग माइनस डेज परचेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें DIO, DSO और DPO, इनकी रेशियोज कैसे निकालनी है ये आप वैसे देख भी सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगी कहीं से भी। लाइक आप गूगल भी करेंगे तो गूगल से भी मिल जाएंगी। लाइक मैं आपको जैसे ये बताऊं, डेज इन्वेंट्री ऑन हैंड आप कैसे निकालते हैं, कि आप कहते हैं कि भाई अ, अ, कितनी आपकी गुड्स जो है वो सेल हुई है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS डिवाइडेड बाय, आप कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री। इसी तरह से DSO है, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, इसको आप कैसे लेते हैं जी? इसमें आप अ, ऊपर किस चीज को लिखते हैं, इसको सेल्स को लिखते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। बट इट्स बेटर आप इसको गूगल से देख के लिख लें कि इसकी क्या है, यहाँ पे इसने अगर नहीं दी हुई तो। अच्छा जी, इसी तरह से ग्रोथ है, ग्रोथ में देखें कैसे उसने ग्रोथ को निकाला है। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रोथ हमेशा आप ऐसे ही निकालते हैं कि आपके इस साल के जो नेट रेवेन्यू हो वो माइनस नेट रेवेन्यू ऑफ द लास्ट ईयर, T-1। ये टी के हैं इस साल के और ये पिछले साल के, माइनस करेंगे और पिछले साल के रेवेन्यू से आप डिवाइड कर देंगे। नेट रेवेन्यू इज एक्चुअली नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स। तो इस तरह से कैश फ्लो आपने निकाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्चुअली नेट इनकम ही होती है ये, प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, तो ये आपका कैश फ्लो आ जाएगा। खाली इसमें आप क्या करते हैं, आपकी नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, ये एक्चुअली नेट इनकम है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं और टोटल एसेट्स से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी होती है और टोटल एसेट्स की वैल्यू तो ऑलरेडी आप करें यहाँ पे भी यूज कर चुके हैं। लिक्विडिटी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये वही कैश रेशियो है, लिक्विडिटी इज एक्चुअली द कैश रेशियो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट से, जो फर्स्ट आइटम होता है करंट एसेट्स का, और डिवाइड बाय करंट, टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है उससे डिवाइड कर लेंगे। रिस्क को कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रेशियो ऑफ एबिटा। एबिटा क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसमें आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। अमोर्टाइजेशन अगर आपके पास हो तो वो आप ले लेंगे, अदरवाइज आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे इसमें। एबिट इज बेसिकली, एबिट की जो हम बात करते हैं, इट इज इन रफली हम इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एबिटा आ जाता है। तो आपका एबिटा जो है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन उसने ली हुई है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि आपका एबिटा कितना चेंज हो रहा है और उसको टोटल एसेट से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ वेरिएबल्स के अंदर अगर कैलकुलेशन ज्यादा होंगी तो यू मे ड्रॉप दैट वेरिएबल, कि उसके अंदर आपको कुछ डाटा चाहिए, लेकिन अदरवाइज यू कैन फाइंड इट। लाइक आप कहते हैं कि हमारे पास जैसे इसमें है, हम 3 साल का डाटा ले रहे हैं, तो आपके पास जो एबिटा होगा वो भी 3 साल का ही होगा ना, 3 साल की स्टेटमेंट्स हैं, तो 3 साल की स्टेटमेंट्स के ऊपर से आप स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कुछ मुश्किल नहीं है, बीटा लिख लें और उसके ऊपर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन लगा दें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली द रिस्क, और टोटल एसेट से उसको डिवाइड कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा जो है वो जो वेरिएंस होता है उसी का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेसिकली वेरिएंस को ही शो करता है कि कितनी वेरिएबिलिटी कितनी है उसके डेटा के अंदर ना। उसके बाद लीवरेज है, लीवरेज के अंदर टोटल लाइबिलिटीज आपके पास कितनी है और उसको टोटल एसेट से डिवाइड कर रहे हैं। टोटल लाइबिलिटीज में आपकी करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दोनों आती हैं, और टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स और वो टोटल एसेट्स आती हैं, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज ओवर टोटल एसेट्स, ये आपको लीवरेज शो करेगा। तो आप सिवाय इस वेरिएबल के, थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा है, यू कैन फाइंड आउट ऑल द वेरिएबल्स, इसके इसका सबका डाटा जो है, आप सबका डाटा कहाँ से उठा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही उठा रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहा इसका डाटा, ठीक है जी।
अच्छा, ये आपने बनाना है अपने, जो आप बनाएंगे ना, एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर ये आपने जो हमने रिक्वायरमेंट रखी है, जो डिलीवरेबल आपके, उसमें जो आपने वर्ड फाइल बनानी है, उसके अंदर आपने ऐसे ही लिखना होगा, ये जो मैंने आपको बताया ऊपर, ये आप लिखेंगे डाटा एंड मेथोडोलॉजी, कि डाटा कैसे सिलेक्ट किया है, कितनी फर्म्स का है, कितने सालों का है, कहाँ से कलेक्ट किया है, आपने जो सेक्टर्स लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं, 2 3 4 5 जितने भी लिए हैं लीडिंग सेक्टर्स वो लिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी रेशियोज, ये मॉडल्स बना लेंगे, इकोनोमेट्रिक मॉडल भी बनाएंगे, और फिर उनकी ये मेजरमेंट भी देनी है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको साथ साथ इसकी भी हेल्प मिल रही है कि जो आपको जो असाइनमेंट्स दिए हैं मैंने, दोनों असाइनमेंट सेम है, सिर्फ मैंने आर्टिकल चेंज किया हुआ है। तो दोनों में ऑलमोस्ट आपने यही चीजें आइडेंटिफाई करनी है। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू विद दोज आर्टिकल्स, और जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर भी आपने ये प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब उसमें आप आ जाएं जी। अब उसके बाद क्या करेंगे जी, आप इंपीरिकल एनालिसिस करेंगे आप उसका। देखें यहाँ पे उसने स्टेप वाइज लिखा लिखा हुआ है। पहले उसने क्या किया, ये मैंने आपसे एक असाइनमेंट ऑलरेडी लिया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिया है उसने। ठीक है, फिर कोरिलेशन एनालिसिस किया उसने उसका, ये जो हम वो बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं कोरिलेशन का, वो आपने बनाना है। ठीक है, दो दो वेरिएबल्स का, ये नीचे भी इसकी आ रही होगी, ये इसका डाटा खड़ा है। ठीक है, आप जब चलाएंगे उसके ऊपर अपना डिस्क्रिप्टिव का चलाएंगे, समराइज, या वैसे ये तो समराइज ही यूज हुआ है, लेकिन आप टैब स्टैट भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको टैब स्टैट भी सिखाया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये सारे वेरिएबल्स ले लिए आपने यहाँ पे, ठीक है, इस टैब स्टैट के अंदर, तो ये वो टेबल बना के दे देगा, जितना भी आपका डाटा होगा ना टेबल में, वो सारा इसके अंदर है। ठीक, इसमें ये सारी वैल्यूज आती हैं, राइट। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये हमें ऑलरेडी पता है कैसे बनता है। यू हैव टू जस्ट गिव अ कमांड, और आप क्या करेंगे, जब आपने स्टेटा के अंदर जो भी काम करना है, लाइक फ्रॉम सेटिंग योर पेरेंट डायरेक्टरी, ओपनिंग योर डाटा फाइल, टू जो भी आपने उसके ऊपर एनालिसिस रन करना है, जैसे डिस्क्रिप्टिव आप रन करें, तो उसकी आपने डू फाइल भी बनानी है, और साथ साथ लॉग फाइल भी बनानी है, राइट। दोनों काम करने हैं आपने, दो फाइलें दोनों बनानी है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए नीचे कोरिलेशन एनालिसिस है, फिर आप कोरिलेशन की कमांड चलाएंगे। कोरिलेशन आप चेक कर लेंगे, हमने कोरिलेशन में हमने क्या कहा था, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन 8.5, 9 या 8.5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कहीं 8.5 है तो नहीं, ये इसमें जैसे है, इसमें हम देखें पॉइंट 8.5% हो है, 0.85, सॉरी, 0.85, 8.5% नहीं, इसको इट शुड बी लेस देन 0.85। ये अगर आप लेक्चर भी देखेंगे तो उसके अंदर भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो सारी वैल्यूज हमने देखी, 0.85 से कम, कम नहीं। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है जी, ये मेरे ख्याल में आ रही है 0.63। जी, तो इसका मतलब है आपकी वेरिएबल्स के अंदर कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मल्टीकुलरिटी हम कहते हैं, और फिर इसके ऊपर वी आई एफ भी चलाएंगे आप। ठीक है, वी आई एफ चलाएंगे तो वी आई एफ की वैल्यू को हम देखते हैं कि वो 5 से कम होनी चाहिए। अगर 5 से कम नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उस वेरिएबल को या तो आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी नहीं हो रहा तो फिर उस वेरिएबल को ड्रॉप कर देंगे। तो इसमें जो उसने ये सीसीसी कैलकुलेट करके उसने लिया, अलग अलग वो जैसे उसका फॉर्मूला ऊपर उसने दिया हुआ था। ठीक है, लीवरेज भी आपने कैलकुलेट किया है, रिस्क भी कैलकुलेट किया है, लिक्विडिटी भी कैलकुलेट किया है, कैश फ्लो भी कैलकुलेट किया है, ग्रोथ भी कैलकुलेट किया है, सारे कैलकुलेटेड है। सब में आपने वहीं से वैल्यूज उठाई हैं, कुछ आपकी इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू है, कुछ बैलेंस शीट की वैल्यू है, उनको डिवाइड करके, ऐड करके, प्लस माइनस करके, तो आपने सारी वैल्यूज निकाल दी, सारी आपकी वैल्यूज जो है कैलकुलेटेड है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर
एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी आप उसका काम कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका। उसके बाद आप इसने दिखाया है डायरेक्ट रिग्रेशन। तो आपने डायरेक्ट रिग्रेशन चलाने की बजाय आपने क्या करना है, आपने जो पोस्ट एस्टिमेशन एनालिसिस किए हैं वो आपको करना है। लाइक आपने लीनियरिटी का चेक लगाना है, उसकी लीनियरिटी चेक करनी है। लीनियरिटी के लिए क्या था, रामसे टेस्ट था, रामसे टेस्ट चलाएंगे आप, ठीक है, लीनियरिटी का। तो लीनियरिटी चलाएंगे, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 200 से ऊपर है तो आप नॉर्मेलिटी को इग्नोर कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी को इग्नोर किया जा सकता है। नॉर्मेलिटी नहीं भी चलाएंगे तो इट्स ओके। अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस कम है तो फिर आप नॉर्मेलिटी को भी चलाएंगे। नॉर्मेलिटी के लिए हम यूज करते हैं कुछ टेस्ट यूज करते हैं, मेरे ख्याल में ये मैंने आपको करवाए नहीं है। हम इसका बहरहाल अगर वो प्लॉट बना दें तो प्लॉट से भी हमें पता चल जाता है कि आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है या नहीं बन रही। मैंने ये कहा था नॉर्मेलिटी को हम डीवी के ऊपर चेक करते हैं, जो हमारा डीवी होगा। तो हमारे डीवी कौन कौन से हैं, आर ओ ई है, आर ओ ए है, आर ओ एस है। तो आप इनके अगर प्लाट करते हैं ग्राफ तो उसके साथ आपको नजर आ जाएगा। हाउ एवर मैं इसको नॉर्मेलिटी में जिन लोगों के पास डाटा कम होगा, हाउ एवर इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड यूज द डाटा मोर देन 200 ऑब्जर्वेशन ना। तो नॉर्मेलिटी आपको रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी वैसे बाईपास हो जाएगी। उसको आप वायलेट कर सकते हैं उस कंडीशन को, ठीक है। ये हो गया जी आपका। उसके बाद लीनियरिटी के बाद और क्या करते हैं जी आप, लीनियरिटी के बाद आप चेक करेंगे इसके अंदर मल्टीकुलरिटी, लीनियरिटी, मल्टीकुलरिटी। मल्टीकुलरिटी के लिए आप दो काम करेंगे, जो हमने दोनों सीखे हैं दोनों करेंगे, ठीक है। लीनियरिटी के लिए आप राम से टेस्ट लगाएंगे, राम से रीसेट, ये हमने यूज किया था। रीसेट टेस्ट ये यूज होता है। फिर आप मल्टीकुलरिटी चेक करेंगे। अच्छा, हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको कहते हैं पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट। कोई बताएगा पोस्ट एस्टिमेशन क्यों कहते हैं? एनी ऑफ यू, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। जी। जी हम सर इसको इनको पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट क्यों कहते हैं? पोस्ट एस्टिमेशन या हम डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं इसको, पोस्ट एस्टिमेशन। पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज के बाद कुछ कर रहे हैं। पोस्ट का मतलब बाद में है ना, प्री होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। सर ये रिजल्ट्स जो हमारे आते हैं उसको चेक करने के लिए कि वो नॉर्मल है या नहीं है। इससे पहले आपको ओएलएस रिग्रेशन रन करना जरूरी है, रिग्रेशन के बाद ये आप चला सकते हैं इसको, इसको सारे टेस्ट को ना, ठीक है। वीआईएफ जो आप चलाते हैं उसके बाद चलाते हैं, ठीक है। और इसमें जो मैट्रिक्स है वो खैर आप शायद बना सकते होंगे उसके बगैर, जो आप मल्टीकुलरिटी का जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो शायद आप बना सकते हो। हम इसको पोस्ट एस्टिमेशन इसलिए कहते हैं कि आप एस्टिमेशन तो कर चुके हैं ना, ओएलएस एस्टिमेशन कर लिया आपने। ओएलएस एस्टिमेशन मींस आपने नॉर्मल रिग्रेशन इसके ऊपर रन कर दी, रेग वाली, रेग डीवी आईवी, वो करके फिर आप ये टेस्ट चलाएंगे तो चलेगा। डायरेक्ट चलाएंगे ये टेस्ट नहीं चलेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट चलाएंगे ये नहीं चलेगा, वी आई ई स्टैट वी आई। अच्छा, ये आपने चलाया, ये चलाया, फिर आपने क्या किया जी, फिर आपने कहा है हमने इस पे हेट्रोस्टास्टी चेक की। वो भी आपका हेट्रो का भी टेस्ट कब चलता है, जब आप ओएलएस रन कर चुके होते हैं उसके बाद चलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट एस्टिमेशन। आफ्टर आफ्टर रिग्रेशन यानी ओएलएस एस्टिमेशन के बाद आप ये टेस्ट चला सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज टेस्ट आर कॉल्ड पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट। हेट्रोस्टास्टी भी चेक करते हैं आप। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप चेक करते हैं सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन जिसको हम कहते हैं, वो चेक करते हैं।
इसका मल्टी कोलिनिटी का तो हल ये है कि अगर आपकी कोलिनिटी ज्यादा आती है मैट्रिक्स के अंदर या वीआईएफ के अंदर, दोनों के साथ चेक करेंगे, दोनों के हमारे पास वैल्यूज हैं, ये 5 से बड़ी हो तो इशू हो सकता है आपका, और ये 0.85 से बड़ी होगी वैल्यू तो इशू हो सकता है। तो अगर ऐसा है इशू तो फिर आप वो जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी उनकी आप नेचुरल लॉग में लेंगे वैल्यू या स्केयर लेंगे या वट जो भी वैल्यू लेंगे, या फिर उस वेरिएबल को आप ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये हम पहले चेक करें। हेट्रो आप आपके पास अगर आ गई है तो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आप नोट कर लेंगे कि हेट्रो है इसके अंदर। ठीक है, और अगर सीरियल कोरिलेशन आ गई तो आपने उसको भी नोट कर लेंगे, सीरियल कोरिलेशन आता है इसके अंदर। तो इसका हल क्या होता है? इसका हल होता है कि जब आप रन करते हैं रिग्रेशंस को तो उसमें आप फिर इसको सामने रखते हुए रन करते हैं इन दोनों चीजों को। आप कहते हैं कि इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाने चाहिए, तो उसके लिए फिर आप रोबस्ट के ऑप्शन यूज करते हैं, यानी ओएलएस रन किया आपने, साथ रोबस्ट रन किया। तो क्योंकि हम पैनल का कर रहे हैं तो पैनल का वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ता है एक्सटी सेट के साथ, और वो वेरिएबल क्रिएट करने के बाद फिर हम जो रिग्रेशन पैनल की रिग्रेशन रन करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटी रेज। ठीक है, ये एक्सटी रिग्रेशन वो हम रन करते हैं। तो ये सारे आपने करने हैं। हमने इसके अलावा और एंडोजेनाइटी को भी चेक किया। एंडोजेनाइटी को आपने अपने इस काम में चेक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसमें वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। आप वैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं जितना एक हमने किया है वो कर सकते हैं। एंडोजेनाइटी का मतलब क्या होता है? एंडोजेनाइटी का मतलब ये होता है कि एरर टर्म जो है वो कोरिलेट कर रही है आपकी डीवी के साथ भी और आईवीज के साथ भी, एक आईवी के साथ या एक से ज्यादा डीवीज के साथ। तो फिर हम अलग अलग चलाते हैं और अलग अलग चला के फिर हम चेक करते हैं। तो ये आप अपने उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे एंडोजेनाइटी। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है। फिर जब एंडोजेनाइटी अगर निकल आती है आपकी तो यानी इसको चेक करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल बना के फिर आप हर एक जो आईवी है हर आईवी को अलग अलग चेक करते हैं, हर आईवी की अलग अलग आप चेक करते हैं कि कोई उसके अंदर वो तो नहीं है, उसकी पैराटर्म के साथ उसकी कोरिलेशन तो नहीं है, और उसके नए वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं तो एंडोजेनेटिक चेक होती है। हमने इसको कवर तो किया है, मैंने इसका टेस्ट कराया है आपको। ठीक है, अच्छा, इसमें जो पर्टिकुलर जो टेस्ट हैं वो रन होते हैं एक्चुअली। हमारे पास एक रिग्रेशन होती है जिसे हम आईवी रैग कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल रिग्रेशन, आईवी रैग करके हम चलाते हैं इस रिग्रेशन को। आईवी रैग 2 SLS, 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर के ऊपर आप चलाते हैं। ये आप जब रन कर लेते हैं, यानी ये एक तरह की रिग्रेशन ही है, ये आप कह लें कि रिग्रेशन की कमांड है। आगे फिर आप डीवी और आईवी लिखते हैं, डीवी और आईवी। तो एक एक आईवी करके आप चेक करते हैं इसके अंदर। जो आप आईवी चेक करते हैं उसका आगे इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल भी बना के आप चेक करते हैं। तो उसके बाद इसके टेस्ट लगते हैं, एंडोजेनाइटी के टेस्ट लगते हैं। इसके 3 टेस्ट होते हैं, तीनों टेस्ट अभी, लेकिन बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इंक्लूड नहीं करेंगे। किसी को अगर इंटरेस्ट हो सीखने में तो वो मुझसे आके सीख सकता है अलग से। ठीक है, तो हमारे उसका पार्ट नहीं है, जो सिलेबस है ना उसका पार्ट नहीं। तो ये आपने करना है, उसके बाद आपने रिग्रेशन रन करनी है। अब आप जब रिग्रेशन रन करेंगे तो रिग्रेशन रन करते हुए आप क्या करते हैं जी? रिग्रेशन रन करते हुए आप 3 मॉडल आपके पास होते हैं। कॉमन कोएफिशिएंट मेथड जिसे हम पूल्ड ओएलएस कहते हैं, ठीक है, और आपके पास फिक्स्ड इफेक्ट होता है और रैंडम इफेक्ट होता है। हमने इन तीनों को कवर किया है, डिटेल के साथ कवर किया है, एक से ज्यादा मतलब कवर किया है। पूल्ड ओएलएस, पूल्ड ओएलएस में क्या करते हैं? आप सिंपल ओएलएस रन करते हैं विदाउट कंसिडरिंग दी पैनल वेरिएबल। पूल्ड ओएलएस रन करते हैं। पूल्ड ओएलएस के लिए हम सिंपल क्या करते हैं? रैग आईवी डीवी करते हैं। ठीक है, डीवी और आईवी ये हम करते हैं उसके लिए। डीवी और आईवी, डीवी लिखते हैं और आईवी लिखते हैं। ये मैं इसकी प्रैक्टिस अभी आज भी आपको करवाऊंगा थोड़ा सा। अच्छा, ये है आपके पूल्ड ओएलएस। दूसरा आपके पास मॉडल आ जाता है फिक्स्ड इफेक्ट का। ये आपका फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल जो है ये चलता है आपके उसके ऊपर अपना एक्सटी रेज के साथ चलता है। फिक्स्ड इफेक्ट्स है और रैंडम इफेक्ट्स, दोनों मॉडल आपके रैंडम इफेक्ट्स। ठीक है,
ये दोनों आपके चलते हैं एक्सटी रेज के साथ, एक्सटी रेज, यानी एक्सटी जब हम लगाते हैं तो इट मीन ये पूल की रिग्रेशन है कर रहे हैं। एक्सटी रेज का एक कमांड क्या होती है, डीवी और आईवीज आप सारे लिखते हैं, और इसमें आप ऑप्शन देते हैं कॉमा डाल के। फिक्स इफेक्ट चला रहे हैं तो एफ लिखते हैं, और रैंडम इफेक्ट चला रहे हैं तो आर। ठीक है, और आपने चेक किया कि भाई अगर कोई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया है तो फिर आप साथ इसमें रोबस्ट लगाते हैं। ठीक है, रोबस्ट लगाते हैं, VCE रोबस्ट करके आप लिखते हैं। अच्छा, वो हम अभी करेंगे। बस कमांड क्या है? कमांड नहीं, ऑप्शन है।